हाँ स्टूडेंट, कक्षा 12 बी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आज का चैप्टर है। इसमें डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? जो एक पीढ़ी से लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं, वो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो डीएनए क्या है ऐसा? तो इसके प्रत्यक्ष में दो प्रकार के आपको व्यू देखने को मिलते हैं, जैसे कि अप्रत्यक्ष प्रमाण है और एक कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसमें देखेंगे अप्रत्यक्ष में कि डीएनए की पृथक्करण की क्षमता होती है। डीएनए में पृथक्करण कोशिकाएं विभाजन कोशिका से पहले होता है और संतति कोशिका में बराबर बढ़ता है। उपापचयी आवश्यकताओं के अनुसार डीएनए खंड सक्रिय या निष्क्रिय हो सकते हैं। उपापचयी क्रिया आवश्यकताओं के अनुसार। अब डीएनए अनुलेखन तत्व व अनुवादन का भी काम द्वारा कोशिकाओं के आकार व कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। न्यूक्लियोटाइड के प्रकार, उनके क्रम व लंबाई के कारण डीएनए अनेक विभिन्नताएं दर्शाई जाती हैं। डीएनए में पुनर्निर्माण क्रिया होती है, मतलब वो दोबारा से रिपेयर होने की प्रोसेस होती है, वो कहीं से टूट फूट जाए तो। और डीएनए में विकास हेतु अंतर्निहित जैविक घड़ी होती है और एक जीव की सभी कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा जो समान होती है। यह मात्रा कोशिका विभाजन की इंटरफेस अवस्था के दौरान द्विगुणित हो जाती है। अब अर्धसूत्रण के दौरान इसमें क्या देखेंगे? विभाजन की इंटरफेस अवस्था के दौरान द्विगुणित हो जाती है और अर्धसूत्रण के दौरान इनकी मात्रा गुणसूत्रों की संख्या के साथ आधी हो जाती है, तो इसको मान सकते हैं। और डीएनए पर उपस्थित जीन के सक्रियण एवं अभिव्यक्ति से कोशिका विभेदन और ऊतक व अंग निर्माण तथा बहुकोशिकीय काय के विभिन्न घटकों का निर्माण होता है। अब डीएनए में होने वाले जो उत्परिवर्तन हैं उस संतानों में भी रूपांतरित हो जाते हैं। कैसे, वो जानेंगे अभी। उसके बाद हाँ बता दें, जो लक्षण मनुष्य उसके माता पिता या पूर्वजों में, वो लक्षण उसकी संतानों में पहुंच जाते हैं। ठीक है। और इसमें अप्रत्यक्ष के बाद आता है प्रत्यक्ष प्रमाण। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के हिसाब से। तो इसमें ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग हुआ। तो इस उन्होंने देखा, एक ये ब्रिटिश डॉक्टर थे, ये ब्रिटिश डॉक्टर, जिनका नाम था SF ग्रिफिथ। सन 1928 में ये प्रयोग किया गया। तो सर्वप्रथम इन्होंने इसकी खोज की। इन्होंने निमोनिया रोग जो होता है, निमोनिया रोग के जीवाणु, न्यूमोनिया रोग के जीवाणु जो हैं, मतलब बैक्टीरिया, कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, निमोनी ये होता है इसका जंतु वैज्ञानिक नाम। तो जिसे डिप्लोकोकस भी कहते हैं भाई। तो इन्होंने 2 स्ट्रेन्स का पता लगाया। इन्होंने 2 स्ट्रेन्स का पता लगाया इन्होंने। इसमें कौन कौन से थे? 2 स्ट्रेन। एक तो था वायरुलेंट और एक था नॉन वायरुलेंट। ठीक है, ये 2 स्ट्रेन थे। तो वायरुलेंट जो बैक्टीरिया है, वायरुलेंट बैक्टीरिया, वो S टाइप का होता था, स्मूथ टाइप या S टाइप।
कहते हैं इसे, क्योंकि ये संवर्धन मार्दन में चिकनी कॉलोनी बनाते हैं और इनके चारों ओर म्यूसिलेज का आवरण होता है। मान लीजिए ये है कोई बैक्टीरिया, तो इसके चारों ओर जो म्यूसिलेज का आवरण पाया जाएगा जो इन्हें उग्रता प्रदान करता है, और ये परपोषी की फैगोसाइट द्वारा इनके भक्षण को भी रोकता है। और चौथा है नॉन वायरुलेंट, जो होगा नॉन वायरुलेंट वाले जो बैक्टीरिया हैं से क्या होता है, निमोनिया रोग नहीं होता। ये जो बैक्टीरिया हैं इनसे निमोनिया रोग नहीं होता है। ये अनियमित व खुदरी कॉलोनी बनाते हैं और इनमें म्यूसिलेज का भी आवरण नहीं होता है इनके चारों ओर, और इसको कहते हैं आर टाइप। आर टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि रफ, आर फॉर रफ मतलब खुरदरा, खुरदरी कॉलोनी बनाते हैं। तो ग्रिफिथ ने निमोनिया के इन दोनों स्ट्रेन की सक्रियता के लिए एक परीक्षण किया। परीक्षण हेतु इन्हें पृथक रूप से 2 चूहे में इंजेक्ट किया। 2 चूहे थे, उनमें इंजेक्ट किया। दोनों को कौन कौन से, एक तो वायरुलेंट और एक नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। ये कैप्सुलेटेड है और ये नॉन कैप्सुलेटेड है। ठीक है, दोनों को अलग अलग चूहों में इनको इंजेक्ट किया इसका सॉल्यूशन बना के। तो उन्होंने क्या देखा रिजल्ट, 6 पॉइंट में देखेंगे कि उन्होंने आर टाइप का जो था, आर टाइप स्मूथ टाइप, ये तो उसमें देखा कि जीवाणु से रोग उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु जिस चूहे को एस टाइप का, ये एस टाइप है, ये आर टाइप है, लेकिन आर टाइप का जिसको दिया मतलब इंजेक्ट कराया, उसे निमोनिया रोग हो गया। ठीक है, तो एस टाइप के से तो हो गया, लेकिन आर टाइप के से निमोनिया रोग नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब एस टाइप के को भी उसने 80 से 90 तक 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके, एस टाइप के को 80 से 90 पर गर्म किया, तो क्या हुआ, तो वे मर जाते हैं और रोग उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। अब ये असमर्थ हो गया, एस टाइप जो था, इसको जब हमने गर्म किया तो अब ये असमर्थ होता है। अतः मृत जो एस स्ट्रेंथ हैं जीवाणु, इस रोग के लक्षणों को उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं। ठीक है, तो दोबारा से इसको एक बार देख लें चित्र के माध्यम से। इसमें एस टाइप का था स्ट्रेंथ, और इसको हमें कैसे बना रहे थे, वाह ऐसे कैप्सुलेटेड। जब इसको इसमें भर के लगाया तो ये डेड हो गया चूहा। भाई चूहा ऐसे ही बना दिया भाई चित्र भाई, ठीक है। लेकिन जब आर टाइप के को इंजेक्ट किया और ये नॉन कैप्सुलेटेड था, तो इसको जब हमने चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा लाइव था। चित्र ऐसे ही बना दे रहा हूँ भाई मैं, जल्दी जल्दी वीडियो ख़राब ना हो। तो वो लाइव जीवित था। ले, तो इससे हमें क्या पता लगा, लेकिन जब हमने इसको 80 से 82 से कर लो, 82 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, तो ये रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं रहा, असक्षम हो गया। अब नहीं रोग उत्पन्न कर पाया क्योंकि एस जो मृत हो गए। ठीक है, तो चूहा जो है लाइव रहा। तो इससे पॉइंट बनते हैं
कि निमोनिया का जो है आर स्ट्रेंस जो है वो ताप मृत उग्र या एस जो है उसको एस स्ट्रेंथ का अंतक्षेपण होता है, किंतु आर कोशिकाएं ताप मृत एस कोशिकाओं की उपस्थिति से उग्र विभेद में परिवर्तित होकर चूहे में निमोनिया उत्पन्न करती हैं। ये कह रहा है कि आर जो है ये इसके ऊपर एक और परत बना के एस टाइप बन जाता है और ये निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। फिर अगले पॉइंट में क्या देखा, ग्रिफिथ ने आर टाइप और एस टाइप दोनों ली स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ये कैप्सुलेटेड था, ये नॉन कैप्सुलेटेड था। दोनों को एक साथ निडल में भरा और चूहे में लगा दिया, ठीक है। ऐसा ही बना दे रहा हूँ चूहा, इसमें चूहे में लगा दिया। तो क्या हुआ, एक साथ जब दोनों को लगाया तो जीवाणु पृथक रूप से उत्पन्न हो गए, जो उत्पन्न करने में असक्षम थे, परंतु उनके मिश्रण में अब जो है वो चूहा इस निमोनिया रोग से ग्रस्त हो गया। निमोनिया रोग हो गया मतलब इसको। जब दोनों का सॉल्यूशन बना के हमने आर और एस का इसमें इंजेक्शन लगाया तो वो आर और एस दोनों से क्या हुआ, चूहा संक्रमित हो गया। अगला पॉइंट जो बनता है, इस विश्लेषण से क्या पता चला कि रोग से ग्रस्त एक चूहे में एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों सजीव अवस्था में उपस्थित थे, जबकि उन्होंने मृत में क्या देखा, जीवित जो है, जो मृत है। तो पॉइंट नंबर 8 में समझ में नहीं आया क्या? पॉइंट नंबर जो 8 है उसमें जब उसने दोनों ये मृत उसमें इंजेक्ट किए, इससे पहले की स्लाइड में ये दोनों आर और एस मृत थे, दोनों इंजेक्ट किए तो चूहा मर गया था। तो फिर अगली जो 8वां जो पॉइंट है उसमें मरे हुए चूहे में से उन्होंने जब सर्च की, मरा हुआ जो मृत चूहा था उसमें देखा कि आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन दोनों क्या थे, दोनों जीवित अवस्था में, दोनों स्ट्रेन जीवित अवस्था में थे। तो इससे अगला 9वां जो निकाले हम निष्कर्ष इससे, तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नॉन वायरुलेंट मतलब आर और एस वायरुलेंट स्ट्रेन मतलब एस। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला जो आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन कैसा है, आर स्ट्रेन ये जो है वो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में परिवर्तित हो जाता है। एस स्ट्रेन में कैसे परिवर्तित हो जाता है कि ये आपस में एक के ऊपर एक तो कैप्सुलेटेड बन जाता है, इसका मतलब एस स्ट्रेन बन जाता है ये, या रूपांतरित हो जाता है, आर एस टाइप के स्ट्रेंथ में रूपांतरित हो जाता है। तो इससे क्या पता लगता है कि ग्रिफिथ के प्रयोगों से पता लगता है कि चूहे में रूपांतरण हेतु आवश्यक है। तो ग्रिफिथ के प्रयोग से यह स्पष्ट नहीं होता कि चूहा रूपांतरण हेतु आवश्यक है या नहीं। बाद में यह देखा गया कि चूहा रूपांतरण हेतु आवश्यक नहीं है।
तो 11वें पॉइंट में जब देखा उन्होंने कि संवहन माध्यम जो है, टिश्यू कल्चर जो माध्यम है, टिश्यू कल्चर माध्यम में उन्होंने रूपांतरण संभव है, परंतु ग्रिफिथ यह स्पष्ट नहीं कर सके कि आर जो स्ट्रेन है किस घटक पर आधारित थी। आर स्ट्रेन किस घटक पर आधारित थी इसका पता नहीं कर सकते। जैसे म्यूसिलेज थी, म्यूसिलेज था, या प्रोटीन था, या फिर डीएनए था, ये नहीं बता सकते। तो कल हम हर्शे और चेज का पारगमन प्रयोग बताएंगे, हर्शे एंड चेज का ट्रांजैक्शन एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।